हाँ, तो नासिर भाई मैं ये बता रहा था कि ये लीवर टॉक्सिसिटी करते हैं, तो अगर एक पेशेंट को हम ये ड्रग दे रहे हैं तो उसको अगर पहले से ही लीवर के कोई इश्यूज हैं तो फिर क्या होगा? फिर ठीक हम है, नहीं देंगे। अगर हमने लेट्स सपोज दे दी, वैसे तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर हमने दे दी है फिर क्या होगा? फिर हिपैटिक टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे अब बिल्कुल। ये यहाँ पर फिर वही बात करें, एन इंक्रीज इन क्रिएटिन काइनेज रिलीज फ्रॉम स्केलेटल मसल इज नोटेड इन अबाउट 10% ऑफ पेशेंट्स इन अ फ्यू सीवियर मसल पेन एंड इवन रेप्डोमाइलोसिस में अकर, यही बताया था मैंने। हाँ। फिर ये आगे देखें, एच एम जी को ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय द साइटोक्रोम P450 सिस्टम ड्रग्स और फूड्स दैट इनहिबिट साइटोक्रोम P450 एक्टिविटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड मायोपैथी। वही है, हाँ, सही हो गया। यानी कोई ऐसी ड्रग या फूड जो P450 को इनहिबिट कर रही है वो इसका मेटाबॉलिज्म कम करेगी। तो इसका मेटाबॉलिज्म कम करेगी तो इसके एक्शन जो थे वो एक्सेजरेट हो जाएंगे, तो इससे टॉक्सिसिटी का रिस्क भी इंक्रीज हो जाएगा ना। सही हो गया। तो ये हमारी एच एम जी को रिडक्टेज इनहिबिटर्स खत्म हो गई। आगे चलें। बिल्कुल। तो अगला है हमारे पास बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स। तो बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन को समझना होगा। इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन बाइल साल्ट्स की क्या है कि ये हमारा एक लीवर है, ये सारा, ये लीवर के अंदर हमारे पास कोलेस्ट्रोल प्रेजेंट है जिसने हमारे पास क्या करनी है, बाइल साल्ट्स की सिंथेसिस। ये बात तो पता है कि लीवर हाँ। के अंदर कोलेस्ट्रोल से बाइल साल्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये बाइल साल्ट्स कहाँ जाते हैं? थ्रू बाइल डक्ट इनटू इंटेस्टाइन। ऐसे ही ये देखें, सही ये हो गया। इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। इंटेस्टाइन के अंदर होता क्या है कि 90 to 95% बाइल साल्ट्स की रीएब्जॉर्प्शन होती है और वो दोबारा पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर के अंदर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो हर चक्कर पर 90 to 95% रीएब्जॉर्प्शन होती है और 5 to 10% बाइल जो है वो फीसिस के अंदर एक्सक्रीट हो जाते हैं। ये है हमारे पास सही हो गया। इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। अब जो बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, ये बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स जब हम देते हैं, लेट्स सपोज ये ओरली एक्टिव होती हैं, ये ओरली देते हैं। अब ये इंटेस्टाइन के अंदर जब आ गई, इसलिए मैं बड़ी सारी करके बना रहा हूँ कि ये पॉलीमर्स होते हैं, लार्ज पॉलीमर्स बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स। जब इनको ओरली हम देते हैं तो ये इंटेस्टाइन के अंदर आ जाती हैं। इंटेस्टाइन के अंदर आकर ये बाइल के साथ बाइंड करती हैं, बाइल साल्ट्स के साथ। और बाइल साल्ट्स के साथ जब ये बाइंड करती हैं तो उनकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने देती। जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो फिर एक्सक्रीशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। तो बाइल साल्ट्स की एक्सक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जब बाइल साल्ट्स, ये देखें, बाइल साल्ट्स की जो एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगी तो रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। अब जब रीएब्जॉर्प्शन कम होगी तो लीवर के अंदर आने वाले बाइल साल्ट्स जो है वो भी कम होंगे, जो हाँ। रीएब्जॉर्ब होके आ रहे हैं वो कम होंगे ना। बिल्कुल। तो जो बाइल साल्ट्स की शॉर्टेज हो जाएगी। अब सही हो गया। लीवर को कंपेंसेट करना है इन बाइल साल्ट्स को, ऐसे। और बाइल सही हो गया। साल्ट्स बनते हैं कोलेस्ट्रोल से। सो इट मींस कोलेस्ट्रोल से बाइल साल्ट्स के अंदर कन्वर्जन जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रोल पूल है उसके अंदर कोलेस्ट्रोल की अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए लीवर क्या करेगा? एलडीएल रिसेप्टर बनाएगा और फिर एलडीएल के एलडीएल रिसेप्टर आएगा। बढ़ाएगा, एलडीएल की अपटेक ज्यादा करेगा और एज अ रिजल्ट ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रोल कम हो जाएगी। ऐसे। तो ये हम आगे सही हो गया। मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये देखें कि जो बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स दी हैं हमने, दे बाइंड विद हम्म। बाइल साल्ट्स एंड प्रिवेंट देयर रीएब्जॉर्प्शन। ऐसे। जब सही रीएब्जॉर्प्शन हो नहीं गया। होने दे रहे तो उससे क्या हुआ, एक्सक्रीशन जो है वो ज्यादा हो गई। अब जब एक्सक्रीशन ज्यादा हो गई तो बाइल साल्ट्स की अमाउंट कम हो गई, तो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रोल
से बाइल साल्ट्स के अंदर कन्वर्जन ज्यादा हो गई और एज अ रिजल्ट लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम हुआ तो उसको कंपेंसेट करने के लिए एलडीएल रिसेप्टर्स की अपरेगुलेशन हुई। अब एलडीएल रिसेप्टर्स की अपरेगुलेशन हुई तो एलडीएल जो है ब्लड के अंदर कम हो गया, और जब एलडीएल ब्लड के अंदर कम हो रहा है तो इनडायरेक्टली ये कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स का, कि वो किस तरह कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को कम कराते हैं। अब यहाँ पर एक और बात जो है ना वो हमने डिस्कस करनी है, वो इसलिए कि इनके अंदर वीएलडीएल का लेवल जो है वो बढ़ सकता है। वीएलडीएल का लेवल बढ़ सकता है, क्यों बढ़ेगा? अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ब्लड के अंदर वीएलडीएल होते हैं ये कन्वर्ट किसके अंदर होते हैं? आईडीएल के अंदर। आईडीएल के अंदर। और आईडीएल से क्या बनता है? एलडीएल। अब अगर आप एलडीएल की अपटेक बढ़ा रहे हैं लीवर के अंदर तो ब्लड के अंदर एलडीएल का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए आईडीएल से एलडीएल की तरफ जो कन्वर्जन है वो ज्यादा हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी। हाँ, बढ़ जाएगी। तो एज अ रिजल्ट आईडीएल का लेवल कम हो जाएगा फिर। हाँ, और जब आईडीएल का लेवल कम होगा तो उसको कंपेंसेट करने के लिए वीएलडीएल से आईडीएल के अंदर कन्वर्जन ज्यादा होगी। ज्यादा हो जाएगी। और जब वीएलडीएल से आईडीएल के अंदर कन्वर्जन ज्यादा होगी तो फिर वीएलडीएल का लेवल कम हो जाएगा। अब जब ब्लड के अंदर वीएलडीएल का लेवल बढ़ेगा तो उसको कंपेंसेट कौन करेगा? लीवर। तो लीवर जो है वो वीएलडीएल ज्यादा बनाने लग जाएगा। तो इन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर हम बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स देते हैं उनके अंदर वीएलडीएल का लेवल इंक्रीज हो सकता है, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया हो सकता है। ये साइड इफेक्ट है उसका। कोलेस्ट्रॉल को तो वो कम करेगा लेकिन साथ साथ टैग बढ़ जाएंगे, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये कोई हतमी बात नहीं है। अब यहाँ पर नासिर भाई अगर देखें तो एक सवाल आपके जहन में आया होगा कि एचएमजी कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स भी तो एलडीएल को की अपटेक बढ़ा रहे थे ऐसे, तो उन केसेस के अंदर वीएलडीएल क्यों नहीं बढ़ा? क्या उन केसेस वीएलडीएल को भी कम कर रहे थे? हाँ, उन केसेस के अंदर भी लीवर कंपेंसेट करने की कोशिश करेगा। उनके अंदर भी यही मैकेनिज्म चलेगा कि एलडीएल कम होंगे तो कंपेंसेट करने के लिए आईडीएल कम हो जाएंगे, फिर वीएलडीएल कम होंगे, उसको कंपेंसेट करने के लिए लीवर कोशिश करेगा कि मैं वीएलडीएल ज्यादा बनाऊं, लेकिन वो साथ साथ वीएलडीएल की सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर रहे थे, इसीलिए उनके अंदर वीएलडीएल नहीं बढ़ रहा था। अब ये चूंकि वीएलडीएल की सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं कर रहे, ये सिर्फ बाइल साल्ट्स की एक्सक्रीशन बढ़ा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कम कर रहे हैं, इसीलिए इनके अंदर कंपेंसेटरी रिस्पांस के नतीजे में वीएलडीएल जो है वो ज्यादा हो सकता है। तो ये बात समझ आई? हाँ। तो अब ये उसका हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब ये देखें ये कौन सा लिपिड जो है कम कर रहे हैं ब्लड के अंदर, कौन सा लिपिड कम कर रहे हैं? यहाँ पे मैं सर्कल भी कर रहा हूँ नासिर भाई, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कम कर रहे हैं ना, तो इट मींस ये, हाँ हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल कम कर रहे हैं तो ये किसकी ट्रीटमेंट में यूज होंगे? हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। अब जिन केसेस में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है उन केसेस में हम ये दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइप 2A है जिसको हम हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं, उनके अंदर दे सकते हैं। टाइप 2B में दे सकते हैं क्योंकि उसके अंदर दोनों बड़े होते हैं और साथ में हम कोई और ड्रग ऐड कर लें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो हमारे पास हैं कोलिस्ट्रामीन एंड कोलिस्टिपोल। वो बुक में लिखी हुई है, यहाँ मैं लिखना भूल गया तो वहां से आपको दिखा देता हूँ। कोलिस्ट्रामीन एंड कोलिस्टिपोल। उससे पहले हम इसके क्लिनिकल यूजेस पे आ जाएं। एलिवेटेड एलडीएल की ट्रीटमेंट के लिए क्लियर है? सही हो गया कि एलडीएल को ये कम करें तो इस तरह अगर एलिवेटेड है एलडीएल तो उसकी ट्रीटमेंट में हम इनको यूज कर सकते हैं। दूसरा है प्रूरिटस की ट्रीटमेंट में। प्रूरिटस क्या है? प्रूरिटस बेसिकली एक कंडीशन है
जिसके अंदर सब क्यूटेनियस बाइल साल्ट्स अकोमुलेट हो जाते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। स्किन के नीचे सही हो बाइल गया। साल्ट्स अकोमुलेट हो जाते हैं। तो ये उनकी ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं? अब ये चूंकि बाइल साल्ट्स की एक्सक्रीशन बढ़ा रहे हैं तो बाइल साल्ट्स का लेवल कम हो रहा है बॉडी के अंदर, जिसके नतीजे में वो जो अकोमुलेटेड बाइल साल्ट थे वो वहां से डिस्प्लेस होते हैं और वो इधर इस पाथवे में चल पड़ते हैं, एक्सक्रीशन वाले में। तो इस तरह सही हो गया। सबक्यूटेनियस बाइल साल्ट्स कम होते हैं और प्यूरिटस की मैनेजमेंट हो जाती है इन ड्रग्स के साथ। क्लिनिकल यूजेस में कोई मसला? नहीं। चलें आगे। आगे है टॉक्सिसिटी। अब पहला इसका ये है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि ये लार्ज पॉलीमर्स हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं होते। जीआईटी के अंदर रहेंगे तभी वहां से एब्जॉर्ब वो बाइंड कर सकेंगे ना बाइल साल्ट्स के साथ। अगर ये एब्जॉर्ब हो गए, ब्लड के अंदर आ गया, फिर तो ये एक्सक्रीशन बढ़ा ही नहीं सकते बाइल साल्ट्स की। सो इसलिए ये लार्ज पॉलीमर्स होते हैं जो जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होते, जीआईटी के अंदर ही रहते हैं, वहां बाइल साल्ट के साथ बाइंड करते हैं और एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं। अब जब ये जीआईटी के अंदर रह रहे हैं तो इरिटेशन करवाएंगे जीआईटी की, जीआईटी इरिटेशन होगी। अब जीआईटी इरिटेशन होगी तो इससे कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है। ठीक है। सही हो गया। दूसरा है कि अब देखें बाइल साल्ट्स की एक्सक्रीशन बढ़ा रहे हैं ना, तो बाइल साल्ट्स का लेवल कम हो रहा है इंटेस्टाइन के अंदर। बाइल विटामिन जो होते हैं वो भी। बाइल साल्ट जो होते हैं वो फैट्स की इमल्सिफिकेशन के लिए आते हैं ना इंटेस्टाइन के अंदर। और हम्म। जब तक फैट्स की इमल्सिफिकेशन ना हो तो उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। अब चूंकि सही बाइल हो एसिड बाइंडिंग रेजिन्स के नतीजे में फैट की इमल्सिफिकेशन नहीं हो रही तो उसकी एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाएगी। उनमें हमारे सही पास हो गया। फैट सोल्यूबल वाइटामिन भी आएंगे, फैट सोल्यूबल वाइटामिन भी आएंगे। दूसरा ड्रग्स भी आएंगी। ड्रग्स से मुराद स्टैटिन्स। स्टैटिन्स भी सही हो गया। लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स हैं स्टैटिन्स। ठीक है, वो ओरली हम देते हैं, वो लिपिड सॉल्यूबल हैं। अगर वो लिपिड की एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही तो स्टैटिन्स की भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो यहाँ से एक रूल हमें समझ आया कि अगर हम किसी बंदे को स्टैटिन्स के साथ बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स भी दे रहे हैं तो स्टैटिन्स के जो इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। सही हो गया। क्लियर है ये बात? क्योंकि एब्जॉर्ब ही हाँ। नहीं होंगे ना, तो ये उनके साइड बिल्कुल। इफेक्ट्स हो गए। अब चले आगे, मैं आपको बुक से जरा आगे दिखा दूं इसका। बस छोटा सा ही दिया हुआ है तो वहां से एक रीड मार लेते हैं ताकि कोई नई बात हो। ये रेजिन्स। अब इसमें ये देखें, कोलिस्ट्रामीन एंड कोलिस्टिपोल सही हो गया। तो याद कर लें, ये काफी है। अब यहाँ पर ना इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है। दे आर लार्ज नॉन नॉन एब्जॉर्बेबल, मैंने वही बताया था ना एब्जॉर्ब नहीं होते, पॉलीमर्स that bind bile acids and similar steroids in the intestine and prevent their absorption. By preventing the recycling of bile acids, bile acid binding resins divert hepatic cholesterol to the synthesis of new bile acids, thereby reducing the amount of cholesterol in a tightly regulated pool. A compensatory increase in the synthesis of high affinity LDL receptors increases the removal of LDL lipoproteins from the blood. क्लियर है सर? सही हो गया। चलें आगे। हाँ। अब यहां पर देखें कि यहाँ वो एक बात कह रहा है कि इन सम पेशेंट्स with a genetic condition that predisposes them to hypertriglyceridemia and hypercholesterolemia, resins increase triglycerides and VLDL. सही हो गया। समझ आ गई कि वो कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स होता हाँ। है। तो अब इनके क्लिनिकल यूजेस क्या है? द रेजिन्स आर यूज्ड इन पेशेंट्स विद हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, यानी एलडीएल सही हो बढ़ा गया। हुआ है। हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया के ट्रीटमेंट में मैंने अभी आपको बताया था। दे हैव आल्सो बीन यूज्ड टू रिड्यूस प्रूरिटस इन पेशेंट्स विद कोलिलिथियासिस एंड बाइल साल्ट अकोमुलेशन। प्रूरिटस। दूसरा टॉक्सिसिटी क्या है? ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड एन अनप्लेजेंट ग्रिटी टेस्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, विटामिन के, डाइटरी फोलेट्स यानी फैट सोल्यूबल हैं, एंड ड्रग्स, थायाजाइड डायूरेटिक्स हो गई, वारफेरिन हो गई, प्रावास्टैटिन, फ्लूवास्टैटिन इज इम्पेयर्ड बाय द रेजिन्स। सही है सर? हेलो नासिर भाई, हाँ ये बात? मुदस्सिर भाई। जी हाँ जी। क्लियर होगी। क्लियर कोई होगी। कोई क्वेश्चन है?
नहीं नहीं, मैंने कहा बात पॉइंट क्लियर हो गया, आगे चले। हाँ चलिए ठीक है, आप बता दिया करें, फिर आगे चलते हैं। अब ये इसके आगे हम चलते हैं, हमारे पास एक ड्रग है एजिटिमाइब। एजिटिमाइब, एजिटामाइब। अब ये देखें यहाँ मैंने ये ड्रा किया हुआ है जीआईटी ल्यूमन, ठीक है। ये सारे का सारा क्या है, ये जीआईटी का एक ल्यूमन है, लेट्स सपोज। और ये उसकी जो लाइंस है, ये लाइंस नजर आ रही है ना आपको, हाँ। ये लाइंस जो हैं ये हैं उसकी मेम्ब्रेन, उसकी लाइनिंग है। और ये उसके अंदर जो पीले पीले हैं, ये उन मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद ट्रांसपोर्टर्स हैं, ठीक है। सही हो अब गया। ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये क्या करा रहे होते हैं कि ये जीआईटी के ल्यूमन से कोलेस्ट्रोल की एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं और फाइटोस्टीरोल्स की एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, ठीक हो गया। सही हो गया। अब हमने इस एक बंदे को ड्रग दे दी एजिटिमाइब, तो एजिटिमाइब करेगी क्या, उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं एक तरह से। अभी आपने खुद बताना है कि एजिटिमाइब क्या करेगी, क्या समझ आया इससे। ये वो अब्जॉर्प्शन ब्लॉक कर देगी कोलेस्ट्रॉल डाइट से एब्जॉर्प्शन ब्लॉक कर कोलेस्ट्रॉल और। देगी। कि ये जो मैंने बिल्कुल इनको ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर बनाया, ये देखें जो पीले पीले ट्रांसपोर्टर थे बिल्कुल उसके ऊपर एजिटिमाइब मैंने ड्रॉ किया है। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि ये एजिटिमाइब इन ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर रही है। और जब ये ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो जीआईटी से ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और फाइटोस्टीरोल्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। और जब कोलेस्ट्रॉल की और फाइटोस्टीरोल्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी तो ब्लड के अंदर इनका लेवल कम हो जाएगा। और जब ब्लड के सही अंदर हो गया। लेवल कम होगा उससे आगे फिर वही कहानी है कि मैंने बताया था कि जो कोलेस्ट्रोल है लीवर के अंदर, लीवर को तो कॉन्स्टेंटली कोलेस्ट्रोल चाहिए ना, फैटी एसिड उसने बाइल हम्म। साल्ट्स बनाने। अब वो एक तो अपनी सिंथेसिस भी करवा रहा है, लीवर के अंदर कोलेस्ट्रोल की सिंथेसिस भी हो रही है और डाइट से भी ले रहा है, दोनों तरह से ले रहा है ना लीवर कोलेस्ट्रोल, सही डाइट हो से गया। भी तो आता है। अब जब आपने डाइट से आने वाले की एब्जॉर्प्शन कम कर दी तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि कोलेस्ट्रोल लीवर के अंदर कम हो जाएगा, अब ऐसे। जब सही हो कोलेस्ट्रॉल गया। कम होगा तो फिर वही कहानी चल पड़ेगी कि एलडीएल रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन होगी, एलडीएल अपटेक ज्यादा होगी और एज अ रिजल्ट एलडीएल ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। और एलडीएल ब्लड के अंदर कम होने का मतलब ये है कि कोलेस्ट्रोल ब्लड के अंदर कम हो रहा है। तो ये भी किसके अंदर यूज होगा, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की ट्रीटमेंट में, लीमिया। ठीक हो गया। सही हो गया। अब तो इसके आगे हम चलते हैं इनके क्लिनिकल यूजेस पर। क्लिनिकल यूजेस बड़े आसान है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है एलिवेटेड एलडीएल, क्लियर है। सही हो गया। दूसरा है फाइटोस्टीरोलीमिया, यानी मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ये फाइटोस्टीरोल्स की एब्जॉर्प्शन भी कम करा रहा है। सो अगर एक कोई कंडीशन है फाइटोस्टीरोलीमिया जिसके अंदर ब्लड के अंदर फाइटोस्टीरोल का लेवल बढ़ जाता है, तो उस केसेस के अंदर भी ये ट्रीटमेंट के लिए यूज हो सकती है क्योंकि ये फाइटोस्टीरोल की एब्जॉर्प्शन भी कम करवा रहा है, क्लियर है सर। सही हो गया। इसी तरह इट आल्सो इंक्रीजेस हिपैटिक टॉक्सिसिटी व्हेन यूज्ड विद स्टैटिन। अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊं कि जो एजिटिमाइब हमारी ड्रग है ये कोई इतनी इफेक्टिव नहीं है कि वो डाइट से आने वाला थोड़ा सा कोलेस्ट्रोल जो है वो कम करवा रही है, बाकी लीवर के अंदर तो सिंथेसाइज हो रही है, तो ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। ये सिर्फ 20% एलडीएल कम कराती है, 20%। तो सही हो गया। अब इसीलिए इनको ये मोनोथेरेपी के लिए यूज नहीं होती। मोनोथेरेपी का मतलब ये है कि अकेली ये ड्रग किसी ट्रीटमेंट में यूज नहीं होती, इनको स्टेटिन्स के साथ जो है ना हम कंबाइन करते हैं। तो जब ये स्टेटिन्स सही के हो गया। साथ कंबाइन होती हैं तो स्टेटिन्स ने हिपैटिक टॉक्सिसिटी करवानी थी, जब ये एजिटिमाइब उनके साथ मिल गई तो हिपैटिक टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये उसका साइड इफेक्ट है। इससे रिलेटेड बुक में कुछ ज्यादा डिटेल है भी नहीं, फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। ये है एजिटिमाइब, ये हमारे पास ड्रग है, is a product that is converted in liver to the active metabolite. This active metabolites inhibits a transporter that mediates GIT uptake of cholesterol and phytosterol. ठीक हो सही गया। हो गया। By preventing absorption of dietary cholesterol and cholesterol that is excreted in bile, ezetimibe reduces the cholesterol in the tightly regulated hepatic pool. A compensatory response in the synthesis of high affinity LDL receptor increases the removal of LDL lipoproteins from the blood. वही कहानी है।
As सही हो गया। monotherapy, ezetimibe reduces LDL cholesterol by about 20%. वही, when combined with an HMG-CoA reductase inhibitor, it is even more effective. ठीक हो गया? सही हो गया। Clinical use, ezetimibe is used for the treatment of hypercholesterolemia and phytosterolemia. ठीक हो गया? और टॉक्सिसिटी क्या है? ezetimibe is well tolerated when combined with HMG-CoA reductase inhibitors, it may increase the risk of hepatic toxicity. नासिर भाई क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट ड्रग पे चलें। बिल्कुल। आगे है हमारे पास नियासिन। ये थोड़ी जो है समझने वाली है। तो इसका जो मैकेनिज्म है ना, वो 3 तरह से होता है। तो हम वन बाय वन इन सब को मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें, ये यहाँ लिखा हुआ है टैग, जहां मैंने हाईलाइट किया येलो कलर से, ये नजर आ रहा है लिखा हुआ यहाँ, हाँ। ये टैग। और ये नीचे ब्लू में लिखा हुआ है एडिपोज टिश्यू। हाँ। अब हमें पता है कि एडिपोज टिश्यू के अंदर टैग की क्या हो रही होती है? स्टोरेज होती है। डेपोजिशन। हाँ, डेपोजिशन होती है या अकोमुलेशन होती है, जो कह लो कि हमारे पास जो टैग्स हैं वो स्टोर होते हैं एडिपोज टिश्यू के अंदर। और जब कभी लिपोलाइसिस होती है, उनकी ब्रेकडाउन होती है, तो हमारे पास बनते हैं ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड। ये उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फ्री फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड बनते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिपोलाइसिस, ऐसे। और इस सही हो गया। लिपोलाइसिस के प्रोसेस में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, रिकॉल करें अगर आप तो। सही हो गया। याद आ गया? हाँ। तो ये है वो एंजाइम हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो है वो लिपोलाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं और ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स फॉर्मेशन होती है। और ये कहाँ जाते हैं? एडिपोज टिश्यू से ब्लड में। निकल के ब्लड के अंदर। ब्लड में। अब नियासिन क्या करती है? नियासिन जो है इस हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट करती है। हियर इज आवर नियासिन। और ये माइनस का साइन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नियासिन जो है इस हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट कर रही है। अब हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इनहिबिट हो रहा है तो टैग से ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड के अंदर जो ब्रेक डाउन है ये भी खत्म हो रही है, जिसके नतीजे में ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड्स का लेवल भी कम हो रहा है। ये उसका हो गया पहला मैकेनिज्म नियासिन का। नियासिन का दूसरा मैकेनिज्म ये है कि हमारे पास जो VLDL की सिंथेसिस हो रही है या लीवर के अंदर, ये नियासिन उसको भी कम कर देता है। ये देखिए, ये माइनस का साइन यहाँ है, इंडिकेशन है कि लीवर, और ये हमारा लीवर है, ये लीवर के अंदर जो VLDL की सिंथेसिस हो रही है, नियासिन उसको भी कम कर रहा है। ये दूसरा मैकेनिज्म है। तीसरा मैकेनिज्म सही ये हो। है कि जो हमारे पास एडिपोज टिश्यू है या मसल वगैरह हैं, जो पेरिफेरल टिश्यूज हैं, उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये देखें, ये ब्लड वेसल मैंने ड्रा किया है, ब्लड वेसल। तो उन ब्लड वेसल्स पर हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, यहाँ मैंने कार्टून नुमा शो किया हुआ है। इसको हम कहते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज, ऐसे। सही हो गया। लिपोप्रोटीन लाइपेज। लाइक ये। अब जब लिपोप्रोटीन लाइपेज है, ये क्या कराता है? सबसे पहले हमें इसका फंक्शन पता होना चाहिए। ये क्या कराता है कि जो हमारे पास VLDL आते हैं या काइलोमाइक्रोन्स होते हैं, उनमें से जो टैग है उसकी ब्रेक डाउन करवाता है इनटू ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स, और वो फिर सही टिश्यूज हो जो गया। हैं उनको यूज कर लेते हैं, ऐसे। सही हो गया। तो अब ये नियासिन क्या करती है? ये नियासिन जो है इस लिपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। ये उस प्लस का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, इस बात की इंडिकेशन है कि लिपोप्रोटीन लाइपेज जो है वो इसकी एक्टिविटी को बढ़ा रही है। अब सही हो 3 गया। फंक्शन हो गए। पहला फंक्शन ये हो गया कि ये लिपोलाइसिस को इनहिबिट कर रहा है। दूसरा ये कि VLDL की फॉर्मेशन कम हो रही है। और तीसरा ये कि जो VLDL मौजूद है उसकी ब्रेकडाउन ज्यादा हो रही है, ऐसे। सही हो क्योंकि गया। लिपोप्रोटीन लाइपेज ने VLDL से टैग की ब्रेकडाउन करानी है, तो एज अ रिजल्ट VLDL हमारे पास कम हो रहा है। एक तो उसकी सिंथेसिस कम हुई, ठीक है। दूसरा ब्रेकडाउन ज्यादा हुई, उसकी पहले ब्रेक से डाउन ज्यादा होगी। सिंथेसिस कम हुई, ब्रेकडाउन ज्यादा हुई,
ठीक है, और जितना पहले मौजूद था वो फर्दर कम हो गया। इसके साथ साथ फ्री फैटी एसिड्स और जो ग्लिसरॉल है वो भी कम हो गए, तो इससे मजीद VLDL कम हो गया। तो अब इसने बेसिकली किया क्या कि इन तीनों मैकेनिज्म्स के थ्रू VLDL का लेवल ब्लड के अंदर कम करवा दिया। ऐसे सही हो गया। अब VLDL के अंदर कौन सा मेजर लिपिड होता है? टैग 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 टैग। इट मींस ये हाइपर हाइपर ट्राइग्लिसरीड। ट्राइग्लिसरीडीमिया की ट्रीटमेंट में भी यूज होंगी। ऐसे सही हो गया। अगर आप मेरे को सोचें क्लियर कि हो गया। LDL जो है वो किससे बनता है? LDL VLDL से। VLDL से। अब अगर VLDL ही कम है तो आगे LDL की फॉर्मेशन ही कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो ना सिर्फ ये VLDL को कम करवाएगा, बट VLDL के कम होने की वजह से LDL भी क्या हो जाएगा? कम। कम हो जाएगा। तो अब ये VLDL भी कम करा रहा है, LDL भी कम करवा रहा है, तो ये हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की ट्रीटमेंट में भी यूज होगी और हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया की ट्रीटमेंट में भी यूज होगी। सही हो गया। और जब मैंने बताया था कि कोई भी ड्रग LDL अगर कम करवा रही है तो वो HDL के साथ क्या करवाएगी? HDL बढ़ा देगी। HDL बढ़ा देगी, तो HDL जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये नियासिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल यूजेस पे। ये सारे पहले इसे देख लेते हैं। नियासिन जो थी इसने बेसिकली किया करवाया क्या? ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स कम करवाए, VLDL कम करवाया। जब VLDL कम हुआ तो LDL और VLDL दोनों कम हो गए। अब नेक्स्ट है क्लिनिकल यूजेस। इट जस्ट लॉजिकल। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, लो HDL। ठीक है, इन कंडीशंस के अंदर हम यूज कर सकते हैं इनको। तो अब अगर मैं कहता हूं कि जो हमारे पास टाइप 2B हाइपर कोलेस्ट्रो हाइपर लिपिडीमिया है, मिक्स्ड हाइपर लिपिडीमिया, उसके अंदर बेस्ट ड्रग नियासिन है, तो है या नहीं है? तो वो दोनों चीजें कर रही बिल्कुल। है ना। वो टॉक्सिसिटी पे डिपेंड करता है कि हम ये यूज करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक मैकेनिज्म की बात है तो ये दोनों चीजें कम करवा रही है, तो ये बेस्ट है उस कंडीशन में यूज करने के लिए। अब आ गई टॉक्सिसिटी। VLDL की सिंथेसिस कम करवा रही थी ना, हाँ। और जब VLDL की सिंथेसिस कम हो रही है तो लीवर के अंदर सिंथेसाइज होने वाले टैग क्या करेंगे? अकामुलेट हो जाएंगे, हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करेंगे। हिपैटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। ये मैकेनिज्म समझ आ गया। देन है हमारे पास नोजिया एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। ये GIT इरिटेशन के नतीजे में होती है। तो वो ओरली देते हैं तो सही। GIT इरिटेशन के नतीजे में। अच्छा, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो हैं वो GIT को इरिटेट करती हैं। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, जो हम अक्सर वो मीम्स में देखते रहते हैं कि साइड इफेक्ट हर ड्रग के बताते हैं, वो ऐसे नहीं बताते हैं। वो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स से ये साइड इफेक्ट आते हैं साथ, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह, क्योंकि वो GIT को इरिटेट करती है। मोस्टली हम ओरल रूट के थ्रू दे रहे होते हैं ना मेडिसिन। तो ये भी है इसका, सही नोजिया हो। एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तीसरा है क्यूटेनियस फ्लशिंग, और रैशेज वगैरह डेवलप होती हैं स्किन पे, फ्लशिंग होती है, रैशेज होती हैं। ये इंडिकेट करता है कि ये एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, एलर्जिक रिएक्शन। तो नियासिन जो है सही हो। ये, नियासिन जो है ये एलर्जिक रिएक्शन काज करवा रही होती है। अब सही जो, हो। और इस एलर्जिक रिएक्शन को हम कहेंगे ड्रग इंड्यूस्ड एलर्जिक रिएक्शन, ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी। ऐसे, क्योंकि ये ड्रग्स की वजह से हो रही है। सही हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिस्टामीन के साथ भी सिमिलर सिम्टम्स आ सकते हैं एलर्जी के। इसके साथ भी वही सिमिलर सिम्टम्स आ सकते हैं, क्यूटेनियस फ्लशिंग, रैशेज वगैरह। तो अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये एंटी हिस्टामीन की वजह से हैं, ये एंटी हिस्टामीन या वो, हाँ एंटी हिस्टामीन की वजह से, या नियासिन की वजह से हैं। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट इस तरह करेंगे कि हम ड्रग देने से पहले एस्पिरिन दे देंगे। अगर सही हो गया। एस्पिरिन देने से इसके ये सिम्टम्स नहीं आते तो इसका मतलब था कि ये सिम्टम नियासिन की वजह से हैं। लेकिन अगर एस्पिरिन देने के बावजूद ये सिम्टम आ रहे हैं तो ये इंडिकेट करेगा कि एंटीहिस्टामीन है, ये हमारे पास नियासिन नहीं है। सुन गया। सुन अ- गया। अब नासिर भाई, हमें पता है कि जो एस्पिरिन है हमारी, एस्पिरिन क्या कराती है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस नहीं होने देती,
इनहिबिट करा देती है ना, वो हमने पढ़ा था COX-2 इनहिबिटर, COX-1 वाले। सही हो गया। सही है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस नहीं होने देती। तो इसका मतलब हाँ क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो एलर्जी हो रही थी ये किस वजह से हो रही थी? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से। सही हो गया। नियासिन से जो एलर्जी हो रही थी ये प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रही थी, तभी तो एस्पिरिन देने से ये एलर्जी ठीक हो गई। देन एक सही हो और गया। इसका साइड इफेक्ट है, हाइपर यूरिसीमिया करवाते हैं। हाइपर यूरिसीमिया। यूरिसीमिया। अब हमने डायूरेटिक्स के अंदर एक ड्रग पढ़ी थी जो हाइपर यूरिसीमिया काज करवाती है, नाम याद है? थायाजाइड नहीं। डायूरेटिक्स। थायाजाइड डायूरेटिक्स जो है वो हाइपर यूरिसीमिया काज करवाती है। ये भी अगर ये भी हाइपर यूरिसीमिया काज करवा देती है। सो अगर आपने थायाजाइड डायूरेटिक्स के साथ ये यूज की नियासिन, तो गाउट हो जाएगा पर्सन को, क्योंकि सही हो गया। दोनों हाइपर यूरिसीमिया काज करवाएंगे और दोनों से वो यूरिक एसिड जॉइंट्स के अंदर अकोमुलेट होगा और उससे गाउट हो जाएगा। तो ये थायाजाइड डायूरेटिक्स के साथ नहीं यूज करनी, ये देख लेना है। तो ये हमारी ड्रग खत्म हो गई नियासिन। बस इसके बाद एक रह गई है, तो इससे पहले मैं आपको वहां ले चलता हूँ मिनी पे। ये हमारे पास नियासिन आ गई। इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे, थ्रू मल्टीपल एक्शंस नियासिन रिड्यूसेस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, टैग एंड वीएलडीएल एंड आल्सो ऑफ्टन इंक्रीजेस एचडीएल। ठीक हो गया? अब मैकेनिज्म देख लो। इन द लिवर नियासिन रिड्यूसेस वीएलडीएल सिंथेसिस। ओके। सही हो गया। इन एडिपोज टिश्यू, यहां से आगे, in adipose tissue niacin appears to activate a signaling pathway that reduces hormone sensitive lipase activity and thus decreases plasma fatty acid and triglycerides level। ओके हो गया? जी ओके हो गया। और तीसरा मैकेनिज्म इसका ये है कि increased clearance of VLDL by lipoprotein lipase associated with capillary endothelial cell has also been demonstrated and probably account for the reduction in plasma tag concentration। सही हो गया? तो तीन उसके सही हो मैकेनिज्म आ गया। गए जो मैंने बताए थे। बिल्कुल। उसके नतीजे में VLDL कम हो रहा था, LDL कम हो रहा था और HDL बढ़ेगा। तो क्लिनिकल यूजेस क्या है? बिकॉज इट लोअर सीरम LDL कोलेस्ट्रॉल एंड टैग कंसंट्रेशन एंड इंक्रीजेस HDL कोलेस्ट्रॉल। Niacin has wide clinical usefulness in the treatment of hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, and low levels of HDL cholesterol। सही ओके हो हो गया? गया। टॉक्सिसिटी क्या है? Cutaneous flushing is a common adverse effect of niacin pre-treatment with aspirin और अदर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NSAID। तो उससे होता क्या है कि reduces the intensity of this flushing, suggesting that it is mediated by prostaglandin release। ओके हो गया? देन ओके हो यहाँ गया। पर एक लिखा हुआ है nausea and abdominal discomfort often occur। ओके हो गया? सही हो गया। देन हमारे पास ये एक वर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ, हिपैटोटॉक्सिसिटी। सही हो गया। और और ये हमारे पास आ गया हाइपर यूरिसीमिया। सही हो गया? गुड हो गया। गुड हो गया। ये उसके साइड इफेक्ट्स हो गए। तो अब हम आते हैं सर नेक्स्ट ड्रग पर। नेक्स्ट है हमारे पास फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। ये है हमारा सेल, ये सारा ये सेल है और ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस शो किया हुआ है, नजर आ रहा है? बिल्कुल। अब ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि DNA प्रेजेंट होता है और जीन्स प्रेजेंट होती हैं उस पर। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रही होती है और ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है। अब सही हो गया। इसका एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इसका, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? जिसका नाम है PPAR। ये PPAR क्या है? ये परऑक्सीजोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा प्रोटीन। परऑक्सीजोम, पहले सही हो पी से गया। मुराद, इसको एक मिनट में जरा, प्रोक्सीजोम प्रोलिफरेटिव परऑक्सीजोम प्रोलिफरेटर प्रोलिफरेट प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर। रिसेप्टर अल्फा प्रोटीन। ये एक ट्रांसक्रिप्शन सही हो गया। फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमें पता है क्या करवाता है? ये ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। डिस्क्रिप्शन।
अब ये जो PPAR अल्फा प्रोटीन है, ये उन प्रोटीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करती है जो लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ओके। और सही हो गया। ये जो हमारे पास फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं लाइक जेमफिब्रोजिल एंड फिनोफाइब्रेट, these are basically agonists to this PPAR अल्फा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये उसके एगोनिस्ट हैं, ये प्लस का साइन है। ये उसको स्टिमुलेट करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन होगी उन प्रोटीन्स की जो लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ये बात यहां तक समझ आ गई? सही हो गया। अब इससे आगे क्या क्या होगा? लिपोप्रोटीन इन्वॉल्व होती है, लिपोप्रोटीन लाइपेज मेटाबॉलिज्म के अंदर। हाँ। तो इसकी जब ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज होगी, इसकी फॉर्मेशन ज्यादा होगी, इसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो होगा क्या? VLDL क्लियरेंस ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो VLDL क्लियरेंस ज्यादा होगी तो VLDL का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो ये पहला उसका इफेक्ट है कि वो लिपोप्रोटीन लाइपेज की सिंथेसिस को इंक्रीज करवा के VLDL का लेवल कम कर रहा है। ये पहला इफेक्ट है फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव। दूसरा ये है कि ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो हो रही होती है लीवर के अंदर, उसको भी इंक्रीज करवा रहा होता है ऐसे। अब हाँ। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जब ज्यादा हो रही होती है तो उसके अंदर कौन सी चीज इन्वॉल्व है? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की ही बिल्कुल। ऑक्सीडेशन हो रही है। तो फैटी एसिड जब ज्यादा यूज हो रहे हैं तो वो कम हो रहे हैं ना। जब हम्म। फैटी एसिड्स कम हो रहे हैं तो टैग की सप्लाई भी क्या हो रही है? टैग क्योंकि ज्यादा यूज होगा तो टैग की टैग कम सप्लाई होना कम शुरू हो हो जाएगा। जाएगी ना, क्योंकि फैटी हाँ। एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलके ही टैग बनाते हैं ना। जब अब फैटी एसिड सारे यूज करी जा रहे हो ऑक्सीडेशन में, तो टैग कम हो जाएंगे ना। बिल्कुल। जब टैग सप्लाई कम होगी तो फर्दर VLDL की सिंथेसिस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। टैग की सप्लाई सही हो अब गया। लीवर के अंदर कम हो, देखिए VLDL आपने बनाने हैं VLDL, तो उसके लिए आपको टैग चाहिए ना, कोई सोर्स चाहिए बिल्कुल। टैग। आपने कोई घर बनाना है, आपको ईंटें तो चाहिए। अब आप ईंटें सारी कहीं और यूज करी जा रहे हैं, जो टैग थे वो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में यूज करी जा रहे हैं, तो अब VLDL के लिए वो अवेलेबल ही नहीं है, तो VLDL की सिंथेसिस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। कम हो ये जाएगी। दूसरा इफेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। तीसरा ये है कि हमारे पास एक प्रोटीन होती है ApoC3। ApoC3 जो है, ये इट इज एन इनहिबिटर ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज। ये इस लिपोप्रोटीन लाइपेज को इनहिबिट कर रही होती है नॉर्मली। अब ये उसकी एक्सप्रेशन को डिक्रीज कर देता है। जब ये उसकी एक्सप्रेशन को डिक्रीज करेंगे फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव, तो जो इनहिबिटरी इफेक्ट है ApoC3 का लिपोप्रोटीन लाइपेज पर, वो भी खत्म हो जाएगा, जिसके नतीजे में लिपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और VLDL की क्लियरेंस भी मजीद इंक्रीज होगी और उसका लेवल ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही हो गया। ऐसे हो गया। और इसके बिल्कुल। साथ 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 ApoA1 और ApoA2 प्रोटीन्स जो हैं, इनकी एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। सही हो गया। अब जब इनकी एक्सप्रेशन इंक्रीज होगी तो ये दोनों प्रोटीन्स होती हैं HDL के अंदर, तो इट मींस इनडायरेक्टली HDL की सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। इससे आगे हम लेके चलेंगे कि ये इससे इफेक्ट्स क्या क्या आएंगे। मैकेनिज्म क्लियर है कि जेमफिब्रोजिल या फिनोफाइब्रेट PPAR अल्फा प्रोटीन के एगोनिस्ट हैं। तो वो प्रोटीन्स जो लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, उनकी मॉडिफिकेशन होती है, लिपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी इंक्रीज होती है ApoC3 की इनहिबिशन से। दूसरा, लिपोप्रोटीन लाइपेज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, तो उससे फर्दर एक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो VLDL कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सही फैटी हो एसिड ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रही है। जब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रही है तो जितने भी जो फैटी एसिड थे वो वहां यूज हो रहे हैं, टैग की सप्लाई कम हो रही है और VLDL की सिंथेसिस कम हो रही है, और एक्सप्रेशन ऑफ ApoA1 और A2 ज्यादा हो रही है, तो इससे HDL की सिंथेसिस भी इंक्रीज हो रही है। तो अब इससे आगे होगा क्या? अब इधर आपने पीछे कहीं देखा है कि LDL पे कोई फर्क पड़ रहा है? पड़ेगा, सही, क्योंकि अब VLDL कम हो रहे हैं तो LDL पे भी फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन इन ड्रग्स का LDL पे इफेक्ट बड़ा ही कम होता है एज कंपेयर टू अदर ड्रग्स। तो इसीलिए इनका मेजर इफेक्ट जो होता है वो VLDL पर होता है। ये उनको भी कम कर सकते हैं LDL को,
लेकिन उनका वो इतना इफेक्ट नहीं होता जितना VLDL पर होता है। मोस्टली ये फोकस सारा VLDL पे करता है। तो अब ये यूज किस लिए हो गए? हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया की ट्रीटमेंट में। क्लियर है नासिर भाई? तो ये हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज होंगे, और दूसरा ये HDL कम होगा तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये यूज होंगे। तो ये इनके क्लिनिकल यूजेस हो गए। तो अब आ जाते हैं टॉक्सिसिटी पर। टॉक्सिसिटी में नोजिया हो सकता है, वही ओरली दे रहे हैं तो GIT की इरिटेशन से हो सकती है, स्किन रैशेज हो सकती हैं, और कोलीलिथियासिस हो सकती है। कोलीलिथियासिस का मैकेनिज्म जो है वो समझने वाला है, तो वो मैं ना आपको यहाँ बता देता हूँ कि किस तरह। अब सबसे पहले तो ये देख लें कि नॉर्मली कोलीलिथियासिस होते हैं गाल स्टोन्स की फॉर्मेशन। अब नॉर्मली गाल स्टोन्स क्यों नहीं बनते? अब ये एक लाइन है, एक बिल्कुल बैलेंस नहीं होता। एक साइड पे मैंने रखे हैं बाइल साल्ट्स और एक साइड पे है कोलेस्ट्रोल। अब देखें कि जो कोलेस्ट्रोल है इसके अंदर हमारे पास जो होती है वो एक स्टीरॉयड रिंग होती है, स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है हमारे अंदर। कोलेस्ट्रोल के अंदर स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है, तो हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकती, तो एज सच कोलेस्ट्रोल हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू बाइल। बाइल के थ्रू ये इंटेस्टाइन में आता है, वहां से फीसिस में ये लॉस हो जाता है। तो कोलेस्ट्रोल को हम मेटाबोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस जो है हम उसकी तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, तो एज इट इज इसने रिमूव होना है। लेकिन मसला ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये सल्यूबल नहीं होता, तो जब ये GIT वो उसमें बाइल के अंदर बाइल डक्ट्स के अंदर आता है तो वहां पर ये अकोमुलेट हो सकता है और बाइल स्टोन्स की फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि ये वहां पर प्रेसिपिटेट हो जाएगा ना बाइल डक्ट्स के अंदर। लेट्स सपोज मैंने ड्रा की ये बाइल डक्ट है, यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल आया। अब ये चूंकि सल्यूबल तो है नहीं कि आगे बहता चला जाए, अब ये वहां पर आकर प्रेसिपिटेट हो सकता है और गाल स्टोन्स की फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन नॉर्मली ये क्यों नहीं होता? नॉर्मली इनको बाइल साल्ट्स जो है वो सल्यूबल बना कर रखते हैं। कोलेस्ट्रोल के साथ साथ बाइल साल्ट्स भी आ रहे होते हैं ना, तो ये उस कोलेस्ट्रोल को सल्यूबल बना कर रखते हैं, जिसकी वजह से ये वहां बाइल डक्ट्स के अंदर प्रेसिपिटेट नहीं होता और स्टोन्स की फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन जब हमने बंदे को दिए फाइब्रेट्स, जेमफिब्रोजिल या फिनोफाइब्रेट, तो बाइल एसिड की सिंथेसिस भी कम हो जाती है। ये उसका एक और मैकेनिज्म है। एग्जैक्ट तो अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल तो नहीं पता, बुक में भी कहीं नहीं मिली, लेकिन बाइल एसिड की सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जब बाइल एसिड की सिंथेसिस डिक्रीज हो गई तो अब ये जो बैलेंस है, यहाँ पर देखें ये जो बाइल साल्ट्स और कोलेस्ट्रोल के दरमियान बैलेंस है, अब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे? बाइल साल्ट्स कम हो गए तो उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली कोलेस्ट्रोल ज्यादा हो गया, तो वो जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल है वो उन बाइल डक्ट्स के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अकोमुलेट हो जाएगा और गाल स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये कोलीलिथियासिस इनका साइड इफेक्ट है। मैकेनिज्म क्लियर है? सही हो गया। देन हिपैटिक डिसफंक्शन, ये VLDL की सिंथेसिस कम ये तो करवा रहे थे ना, एकामुलेट हो जाएगा। और इसके अलावा ये मायोपैथी भी करवाते हैं। ये उनके साइड इफेक्ट है, नोजिया हो गया, स्किन रैश। तो मेजर इसमें है ना वो कोलीलिथियासिस है, वो नहीं भूलना चाहिए। देन मायोपैथी और हिपैटिक डिसफंक्शन वगैरह। सही हो चलिए गया। आगे, वो ड्रग क्लियर थी, पहले उसको देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये हमारे पास फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव जेमफिब्रोजिल फिनोफाइब्रेट आर ligands for peroxisome proliferator activated receptor alpha protein, a receptor that regulates transcription of genes involved in lipid metabolism. This interaction with PPAR alpha results in increased synthesis by adipose tissue of lipoprotein lipase, which associates with capillary endothelial cell and enhances clearance of triglyceride rich lipoprotein, yani VLDL. And in the liver, fibrates stimulate fatty acid oxidation, which limits the supply of triglycerides
and decrease VLDL synthesis. Okay. They also decrease expression of ApoC3, which impedes the clearance of VLDL and increases the expression of ApoA1 and ApoA2, which in turn increases HDL level. सही हो गया? सही हो गया. In most patients, fibrates have little or no effect on LDL concentrations. इनका उन पे इतना ज्यादा रोल नहीं होता है, तो इसलिए क्लिनिकल यूजेस भी क्या है, आर यूज टू ट्रीट हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, और साथ में HDL बढ़ा रहे हैं तो लो HDL हो तो उसको भी ये बढ़ा देते हैं. टॉक्सिसिटी, नोजिया द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट विद ऑल द मेंबर्स ऑफ फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव. देन स्किन रैशेस आर कॉमन. ठीक हो गया. और फिर हमारे पास आ गया देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स. ठीक हो गया. दीज ड्रग्स शुड बी यूज्ड इन कॉशन, should be used with caution in patients with a history of cholelithiasis. अगर पहले से कोई हिस्ट्री है फिर तो बड़े एहतियात से यूज करना चाहिए, क्योंकि ये उस चीज को प्रमोट करते हैं. When used in combination with the reductase inhibitors, the fibrates significantly increase the risk of myopathy. जब हम उनको reductase inhibitors के साथ देते हैं तो उससे मायोपैथी हो जाती है इससे. सही हो गया. ठीक हो गया. अब ये थोड़ी ये वाला पैराग्राफ रह गया, ये चंद एक ड्रग्स हैं हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं. PCSK9 इनहिबिटर्स. अब ये PCSK9 ये है क्या, तो पता है इसके बारे में कुछ, ये है क्या? प्रोप्रोटीन, मैं बताता हूँ, ये एक एंजाइम है, प्रोप्रोटीन कन्वर्टेज सबटिलिसिन कैक्सिन 9. ये एक एंजाइम है, बुक के अंदर इसका नाम लिखा हुआ है, न्यू एडिशन जो है. अभी ये मेरे पास PDF में है, ये ओल्ड एडिशन है, उसके अंदर ये ड्रग नहीं दी हुई. जो न्यू एडिशन है उसके अंदर ये ड्रग दी हुई है. अब ये एंजाइम हमारे अंदर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर. नॉर्मली इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि LDL रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, उनको पकड़ के ये पर लाइसोसोम्स के अंदर ट्रांसफर कर देता है. जब LDL रिसेप्टर्स लाइसोसोम्स के अंदर चले गए तो अब LDL रिसेप्टर्स की लाइसोसोम्स ने क्या करवानी है? फेगोसाइटोसिस. ऐसे जब LDL रिसेप्टर्स की फेगोसाइटोसिस हो गई तो LDL रिसेप्टर्स अब कम हो गए. ऐसे जब LDL रिसेप्टर्स कम हो गए तो LDL की अपटेक भी कम हो गई, जो नॉर्मली हो रही होती है, और उससे LDL का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गया. ऐसे तो ये नॉर्मली जो एंजाइम है ये LDL को बढ़ाने का जरिया है. अगर हम इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर दें तो LDL कम हो जाएगा. तो LDL रिसेप्टर्स की फेगोसाइटोसिस नहीं होगी, तो LDL रिसेप्टर्स कम नहीं होंगे, वो ज्यादा ही रहेंगे और अपटेक ज्यादा होगी और LDL का लेवल कम हो जाएगा. ऐसे हो गया. तो ये ड्रग्स हैं, ये दोनों लिखी हुई हैं, एलिरोक्यूमब और ये वाली. तो ये दोनों जो हैं ये PCSK9 इनहिबिटर्स हैं. क्लियर हो गई ये बात? चलें आगे. सही हो गया. अब ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये 70% तक LDL कम कर सकते हैं. अभी तक हमने जितनी भी ड्रग देखी हैं वो कोई उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जो 70% तक LDL कम कर दे. तो ये 70% तक LDL कम कर लेती हैं, इसीलिए इनको हम उन ट्रीटमेंट के अंदर यूज करते हैं जो रेजिस्टेंट हो. यानी हमने दूसरी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स ट्राई कर ली लेकिन उसके बावजूद रेजिस्टेंट है, वो नहीं सही हो रहा, तब हम ये देते हैं PCSK9 इनहिबिटर्स. ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी होंगी, तो ये 70% तक कम कर देती हैं. आगे चलें. सही हो गया. आगे चलें. आगे ये क्लिनिकल यूजेस इसका वही है, रेजिस्टेंट हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया. और ये इंट्रावीनस देते हैं, इंट्रावीनस कह रहा हूँ, इंजेक्शन के थ्रू देते हैं. तो जिस जगह पर इंजेक्शन लगाते हैं वहां पर लोकल रिएक्शंस हो सकते हैं, साइड इफेक्ट में फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं. ये दो चीजें बस याद रखनी इसमें, इंजेक्शन साइट पर रिएक्शन हो रहे हैं लोकल और फ्लू लाइक सिम्टम्स डेवलप होते हैं. देन है लोमिटापाइड. अब हमें पता है कि मैंने शुरू में बताया था कि लिपिड्स जो है वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो उनको ट्रांसपोर्ट के लिए कोई एक ट्रांसपोर्टर चाहिए. तो लिहाजा जितने भी लिपिड्स हैं, चाहे वो एंडोजीनियस हो या एक्सोजीनियस हो, वो लाइपोप्रोटीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सर्कुलेशन में. तो लाइपोप्रोटीन्स आर कम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. सो जब कभी लिपिड की सिंथेसिस हो रही होती है, लिपिड की सिंथेसिस हो चुकी है,
अब उसके साथ प्रोटीन को कंबाइन करना है, एपोप्रोटीन को, और उससे हमारे पास क्या बनेगी, लाइपोप्रोटीन। ठीक हो गया, यही बनेगी ना लाइपोप्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन्स और लिपिड का आपस में ये जो मिलाप है, इनका जो मिलना है, इसको एक प्रोटीन कैटेलाइज कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर प्रोटीन। ये इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रही होती है। अब ये जो ड्रग है लोमीटापाइड, ये इस एमटीपी को इनहिबिट कर देती है। जब एमटीपी इनहिबिट हो गई तो एपोप्रोटीन और लिपिड्स मिलके लाइपोप्रोटीन्स नहीं बनाएंगे, तो लाइपोप्रोटीन जो हमारे पास सिंथेसिस हो रही थी वीएलडीएल की, वो भी कम हो जाएगी। और दूसरे कौन से हैं जीआईटी के अंदर जिनकी सिंथेसिस होती है, काइलोमाइक्रोन। तो काइलोमाइक्रोन भी कम हो गया और वीएलडीएल भी कम हो गए इस लोमीटापाइड से। ये इसने एमटीपी को इनहिबिट कर दिया। अब इससे लास्ट ड्रग्स है मिपोमर्सन। ये जो एपोप्रोटीन मैंने कहा ना आके लगती है लिपिड के साथ, वो दो तरह की होती है। काइलोमाइक्रोन्स की सिंथेसिस में एपो B48 इन्वॉल्व होती है, और लीवर के अंदर वीएलडीएल की सिंथेसिस में B100 इन्वॉल्व होती है। तो ये जो मिपोमर्सम है, ये उस B100 को जाके टारगेट करती है जो कि लीवर के अंदर होती है। तो इस तरह ये क्या करेगी, किस लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होने देगी, वीएलडीएल की, क्योंकि लीवर के अंदर वीएलडीएल बन रहा है, उसमें B100 इन्वॉल्व है। अब ये मिपोमर्सन इस B100 को जो है वो टारगेट कर रही थी, तो अब ये वीएलडीएल की सिंथेसिस नहीं होने दे रही थी। तो दिस फिनिशेस आवर चैप्टर ऑन एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स। अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो तो आप अभी पूछ लें। मैं कहता हूँ लेवल हो गया मुदस्सिर भाई। ओके हो गया सर।